हेलो चैंपियंस। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे हैं। चलिए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बाकी लोगों को रोकता है इंजॉय करने से। तो वो क्या कर रहा है? स्पॉइल कर रहा है। स्पॉइल मीन्स खराब कर रहा है स्पोर्ट को। मतलब वो क्या है? आप बाकी लोगों को भी इंजॉय नहीं करने दे रहा। किल जॉय, बस गिल, मतलब बस किल मीन्स स्पॉइल स्पोर्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? मैरी मेकर, खूब इंजॉय कर रहा है, खूब खुशियां मना रहा है। रेविलर, रेविलर पे डबल स्टार मार्क करो। इसका मीनिंग भी क्या होता है? वो इंसान जो खूब इंजॉय करता है। तो मार्क की लगातार जो नेगेटिविटी थी, इसकी वजह से वो क्या हो गया? स्पॉइल स्पोर्ट हो गया ड्यूरिंग द कैंपिंग ट्रिप। उसने पूरा मज़ा खराब कर दिया। इंसान की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। अगला वर्ड है टेम्पर करना। एक्शन की बात करें मतलब आप किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम कर रहे हो। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? टेम्पर कर रहे हो। टेम्पर करने का मीनिंग क्या हो गया? मॉडरेट कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, मीन्स किसी चीज़ को बेसिकली रिड्यूस कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? बढ़ा दे रहे हो, एग्रोवेट कर रहे हो, हाइटन कर रहे हो। तो उसने कोशिश करी कि वो उसका गुस्सा कम कर पाए। कैसे? गहरी सांस लेके। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं स्पर। स्पर मीन्स किसी चीज़ को मोटिवेट करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। दैट इज व्हाट स्पर। अभी टेम्पर पढ़ा, उसी का एंटोनिम है स्पर। मीन्स किसी की चीज़ को जल्दी जल्दी करवा देना, आगे बढ़ा देना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। एंटोनिम्स किसी चीज़ को रोक दिया, हिंडर कर दिया। तो नई लैंग्वेज सीखने से क्या हो सकता है? जो पर्सनल ग्रोथ है वो बढ़ सकती है और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। एरेटिक, इसको आप एरर से याद कर सकते हो। एरेटिक का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज़ जो रेगुलर नहीं हो रही है, कोई चीज़ जो इरेगुलर है, जिसके ऊपर आप विश्वास ही नहीं कर सकते। वेरिएबल है, वोलेटाइल है, कभी कुछ, उसको क्या बोलते हैं? एरेटिक। लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंसिस्टेंट है, लगातार चल रही है, स्टेडी है, लगातार चल रही है। तो जो इरेगुलर वेदर पैटर्न्स हैं इसकी वजह से क्या आ रहे हैं? तूफान आए हैं इसकी वजह से इस साल। पैट्रोनेज, लास्ट में एजीई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पैट्रोनेज में रूट वर्ड है पैटर। पैटर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फादर। तो पैट्रोनेज का मतलब क्या हुआ? वो सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, किसी से भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्या है? पैट्रोनेज है। क्लाइंटील, बिजनेस, किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह का सपोर्ट। एंटोनिम्स क्या हो गया? डीलर, मर्चेंट। तो जो लोकल रेस्टोरेंट की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लोकल लॉयल पैट्रोनेज की, जो उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर ही वो रेस्टोरेंट जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। सीमलेस पे डबल स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। सीमलेस का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ जो एकदम स्मूथली हो रही है, बिना चेंज के, बिना परेशानी के, एकदम स्मूथ है। दैट इज व्हाट? सीमलेस। फ्लॉलेस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, एकदम स्मूथ चल रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनइवन है, चीज़ सही नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो हमारी एक बहुत ही स्मूथ जर्नी थी, एयरपोर्ट से लेकर हमारे होटल तक। कोई भी डिले नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, रीपैट्रिएशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। री का मीनिंग होता है अगेन, तो रीपैट्रिएशन का मीनिंग होता है कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़ के गया, जब उसको वापस लाया गया अपनी कंट्री में तो उसको क्या किया गया? रीपैट्रिएट किया गया। द एक्ट ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग समबडी बैक टू देयर ओन कंट्री, वापस लाया गया। डिपोर्टेशन, एक्स्ट्राडिशन की भाई अपनी कंट्री में जाओ। एंटोनिम्स, चलो आ जाओ हमारी कंट्री में आ जाओ, इंक्लूड कर लेते हैं हम। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ का एक नेचुरल हिस्सा है, कोई चीज़ किसी चीज़ का एक बेसिक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट। एग्जिस्टिंग एज अ नेचुरल और बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई चीज़ इनेट है, इंट्रिंसिक है, मीन्स इनहेरेंट पार्ट है। एंटोनिम्स आपने सीखी है, बाहर से लर्न की है। तो अडेप्ट करना की एबिलिटी, अपने आप को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो हर ऑर्गेनिज्म में अंदर से ही होती है।
अगला वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है जब आप किसी की बुराई करते हो, किसी को लेकर नेगेटिव हो जाते हो, तब आपकी टोन क्रिटिकल हो जाती है। दूसरा मीनिंग होता है क्रिटिकल का कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई चीज़ कैसी होती है? क्रूशियल होती है, वाइटल होती है, इनडिस्पेंसिबल होती है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरामाउंट होती है, पाइवोटल होती है। एंटोनिम्स हो गए ट्रिवियल है, मामूली सी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। इडियम्स पे आते हैं। द ब्रंट ऑफ समथिंग मीन सबसे गंदा पार्ट किसी चीज़ का। तो लेबरर्स ने, माइग्रेंट लेबरर्स ने ब्रंट, दे बोर द ब्रंट ऑफ द कोविड, उन्होंने सबसे ज़्यादा गंदा पार्ट झेला था। पुट द स्पॉटलाइट ऑफ, आपने किसी के ऊपर लाइट डाल दिया, इसका मतलब क्या है? आपने पूरा का पूरा अटेंशन उस इंसान के ऊपर डाल दिया। पुट द स्क्वीज ऑन, स्क्वीज मीन्स आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि भाई और खर्चा करो ना, या फिर कम पैसा कमाओ ना, तो आप उसके ऊपर किसी इंसान को फोर्स कर रहे हो, किसी इंसान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। इसका मीनिंग क्या होता है? यू हैव पुट द स्क्वीज। वोकैबुलरी समझ में आई सभी को? आई होप यस। एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार इस सेशन को तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर द सेशन। आ जाते हैं पहले आर्टिकल पे जिसको हम रीड करने वाले हैं, और आर्टिकल है फियर फैक्टर। डर की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं किस टॉपिक को लेके हम डर की बात कर रहे हैं। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, जो पैसा खाने के और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, मे येट, वो किसका रोल प्ले कर सकते हैं? दे कैन प्ले द रोल ऑफ स्पॉइल स्पोर्ट, मतलब वो चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं इन द इन्फ्लेशन बैटल। इस महंगाई की लड़ाई में फूड और फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल डीजल का प्राइस, खाने का प्राइस चीज़ों को ख़राब कर सकता है। चलो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पूरा रीड करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। इन्फ्लेशन, जो महंगाई कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं, वो ईज हो गई। ईज का मतलब क्या है? वो कम हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, 5% रह गई सितंबर में। इससे क्या हुआ? कुछ सुकून मिला, ब्रिंगिंग सम रिलीफ आफ्टर अ शार्प रैली। कब? जब प्राइसेस में रैली, रैली मीन्स प्राइस में इंक्रीज हुआ था, जो बिगैन किससे शुरू हुआ था? जुलाई के 15 महीने के हाई इन्फ्लेशन, मतलब 15 महीने का हाई था जुलाई में, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, 7.44% की महंगाई हुई थी जुलाई में। दिस नॉट ओनली, ये ना केवल याद दिलाता है 2 से 6% की टॉलरेंस रेंज को आरबीआई की, मतलब आरबीआई ने बोला हुआ है कि 4 ± 2 अगर इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो मैं झेल लूँगा। मतलब 2 से लेकर अगर 6% तक इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो ये मेरी टॉलरेंस लिमिट है, मैं इसको झेल सकता हूँ। तो अभी जो महंगाई 5% हो गई है, तो ये इस बात का एक रिटर्न है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये साथ के साथ मैच भी करता है बैंक के अपग्रेडेड एस्टिमेट को। तो बैंक ने अपना एस्टिमेट चेंज किया था, और बैंक ने क्या बोला था कि 6.4% की एवरेज महंगाई रह जाएगी जुलाई और सितंबर के बीच में। ऑफ कोर्स जो प्रिफर्ड इन्फ्लेशन रेट है, जो हम चाहते हैं कि महंगाई का जो रेट रहे वो कितना रहे? 4% रहे। और जो आरबीआई है वो रेजोल्यूटली मीन्स बहुत डिटरमाइंड तरीके से, बहुत फोकस के साथ बना रहेगा, ऑन ड्यूरेबली कोशिश करेगा कि ये जो 4% का रेट है इसको हम अचीव कर लें, हमारी महंगाई 4% हो जाए। बाय इट्स ओन रेकनिंग, रेकनिंग मीन्स कैलकुलेशन, अपनी खुद की कैलकुलेशन से अभी ये जो टारगेट है कि 4% की महंगाई हो जाए, ये टारगेट अभी बहुत दूर लग रहा है। इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई का जो एवरेज है वो 5.6% हो जाएगा, फॉलोड बाय किसके बाद? उसके बाद 5.2% हो जाएगा जनवरी और जून 2024 के बीच में। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशंस में अभी थोड़ा सा रिडक्शन होगा। वाइल दी आरबीआई, हालांकि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि अभी जो महंगाई का जो एवरेज रहेगा वो 5.4% रहेगा 2023-24 के बीच में। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अपने एस्टिमेट्स बढ़ा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इस महीने 5.5 रहेगा, IMF कह रहा है, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस महीने 5.9% रहेगा। उस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है बेटा? डेटा दिया हुआ है।
कि इतना इन्फ्लेशन हम टॉलरेट कर सकते हैं, इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये 15 महीने का हाई था जुलाई में, इस बार इतना हो गया है। आईएमएफ ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, जो आरबीआई का एस्टिमेट है अभी उसको पाना, या आरबीआई जो चाहता है अभी उसको पाना मुश्किल लग रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा ऑथर ने बताया हुआ है। इसमें ग्रामर देखते हैं, ये दिख रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ग्रामर क्या कहती है कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वही बट ऑल्सो के बाद भी होगा, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है, और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है। समझ आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। सितंबर का जो 5% का जो महंगाई है, जिसको किसने बढ़ा दिया? एडेड मीन्स हेल्प्ड। जिसको हल्का फुल्का किसने बढ़ा दिया? बेस इफेक्ट्स ने। जो 2022 के जो बेस इफेक्ट्स लग रहे थे, बेस इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि बेस के हिसाब से इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 नंबर हैं और 10 के आपके 20 नंबर हो गए, तो हुआ तो हालांकि 10 का ही इंक्रीज, लेकिन 100% का इंक्रीज हुआ। वहीं आपके 40 नंबर थे, 40 से 50 हो गए, अभी भी 10 का ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज बहुत कम हुआ है। क्यों? क्योंकि बेस अलग अलग था। तो बेस जब कम होता है तो परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा लगता है, बेस जब ज़्यादा होता है तो परसेंटेज इंक्रीज कम लगता है। उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट थे 2022 से, क्योंकि बेस 2022 में इन्फ्लेशन की जो स्पीड थी वो 7.4% थी। और थोड़ा बहुत फ़र्क किस चीज़ से भी पड़ा है कि जो बहुत वॉलेटाइल प्राइसेस थे, वॉलेटाइल मीन्स जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे, टोमेटोज़ के, टमाटर के, वेजिटेबल्स के, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आया है। थोड़ी बहुत मदद कहाँ से मिली है? सेंटर ने जो एलपीजी का प्राइस घटा दिया है, इसकी वजह से भी सितंबर में महंगाई कम हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये महंगाई अब और आगे कम नहीं होने वाली है। हालांकि जो खाने पीने में जो महंगाई है, जो इन स्पर्ड मीन जिसने बढ़ा दिया था, स्पाइक मीन्स इंक्रीज, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जुलाई और अगस्त में, क्योंकि खाना पीना बहुत महंगा हो गया था। तो फूड इन्फ्लेशन भी कम हो गया है, सितंबर में 6.6% हो गया है। दिस वॉज डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, किस वजह से हुआ? फूड इन्फ्लेशन क्यों कम हुआ? क्योंकि सब्जियों का दाम बहुत कम हो गया। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था दालों में, फलों में, एग्स में, चीनी में, लेकिन सब्जियों का दाम कम हो गया। इसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो गया था। जो अनाज है और जो मसाले हैं, उनमें जो महंगाई है वो बनी हुई है 11% और 23.1% पे। फिर से ऑथर ने वही डेटा दिया हुआ है कि सितंबर में इन्फ्लेशन कम क्यों हुआ? क्योंकि टमाटर सस्ता हो गया, वेजिटेबल सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई। लेकिन अब और ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। फिर ऑथर ने बताया वेजिटेबल सस्ती हुई, लेकिन चीनी, दाल, फ्रूट्स ये सब महंगे हो गए, और जो अनाज और जो मसाले होते हैं वो मेंटेन्ड थे। उन्होंने अपनी स्पीड को मेंटेन किया। फिर से डेटा ही दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो गांव में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू शहरों में। और ये जो इर्रेगुलर मानसून है, एरेटिक मीन्स ये जो इर्रेगुलर मानसून है, बारिश का सीज़न है, ये भी खारिफ सीज़न को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दालें हो गई, ये अच्छे से नहीं बोई जा पा रही हैं। और अभी प्रॉब्लम्स ये भी हैं, चिंताएं भी हैं कि एल नीनो का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एल नीनो क्या होता है? एक वेदर फेनोमिनन होता है जिसकी वजह से बारिश कम होती है। तो राबी क्रॉप पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिर रूरल डिमांड भी कमज़ोर है, फिर फूड प्राइस भी महंगा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एक चिंता की बात बनी हुई है इकोनॉमी के लिए। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स मंडे को रिलीज हुआ, ये दिखाता है कि दालों का जो दाम है वो बढ़ गया। प्याज महंगी हो गई, 55% हो गई सितंबर में, जबकि दाल जो है 10.4% इंक्रीज हुआ था अगस्त में, और अनियंस में 31.4% था। तो सितंबर में दाल और अनियंस दोनों बढ़ गए। -0.26% पे जो होलसेल प्राइस राइज जो हुआ है वो डिफ्लेशनरी मोड में, मतलब नीचे ही आ रहा है 6th मंथ में, ऑन द बैक ऑफ डबल डिजिट अपटिक्स। इसी पीरियड में पिछले साल डबल डिजिट में ये बढ़ा था। अपटिक्स मीन्स इंक्रीज, बट दैट स्ट्रीक, लेकिन ये जो चीज़ है, जो नंबर्स हैं, हो सकता है अपने अंत की तरफ हैं। सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने रिटेल फ्यूल प्राइसेस को रोक के रखा हुआ है। फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ा रही है सरकार लास्ट में से, मतलब पेट्रोल डीजल नहीं महंगा कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को समय टेम्पटेशन है, सरकार क्या चाहेगी कि फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइस कम कर दे। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आने वाले हैं।
लास्ट पैराग्राफ सभी लोग पढ़ेंगे। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस, मतलब दुनिया भर में ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, 8 महीने के हाई पे जा चुके हैं, स्पीड पे 15.6% हो चुका है सितंबर में। तो प्रोड्यूसर्स जो है प्राइस बढ़ा रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं लगातार। जो यूरिया का जो ग्लोबल प्राइस है, जो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वो 20% बढ़ चुका है मार्च से। इससे क्या होगा, जो रिटेल प्राइस है, जो कस्टमर को प्राइस मिलता है, वो भी बढ़ेगा। तो इस समय नहीं है कि आप सेलिब्रेट करो कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ने भी वाली है, चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? एक बार कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम फर्स्ट आर्टिकल समझ में आया है। टोन कैसी है? ऑथर कॉशियस है, ऑथर कंसर्न्ड है, परेशान है। ऑथर कह रहे हैं केयरफुल हो जाओ, खुशी वाली बात कोई भी नहीं है। ऐसा मत सोचो महंगाई कम हुई है, नहीं हुई है महंगाई। अब एक आर्टिकल आपका स्किमिंग के लिए है, तो कर लें स्किमिंग, है ना, जल्दी से स्किमिंग कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके स्किमिंग करेंगे, ठीक है। सी सर्विस, चलो क्या कह रहे हैं सी सर्विस को लेके ऑथर, ये शायद रिपीट हो गया है, तो लेट्स सी सर्विस को लेके ऑथर क्या कह रहे हैं। पैसेंजर फेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है श्रीलंका के इस एरिया के बीच में, तमिलनाडु के इस एरिया के बीच में। ये बोलता है कि बहुत लंबे टाइम से डिमांड चल रही थी कि सी सर्विस को स्टार्ट किया जाए। श्रीलंका में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो 25 साल चली है, इसकी वजह से लोग और सामान जो है नहीं जा रहा था पुराने रास्तों से। 12 साल पहले एक फेरी सर्विस थी, वो नहीं चल पाई क्योंकि सपोर्ट खत्म हो गया उस फेरी सर्विस को। फिर एक बोट मेल भी हुआ करती थी जो चेन्नई को और इसको रामेश्वरम के वाया कनेक्ट करती थी। रेल लिंक भी होता था, फेरी भी होती थी। जो वहाँ के जो नो नाइजेरियन, मतलब जो बहुत एल्डरली लोग हैं, वो उसको याद करते हैं। तो वही क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि भाई फेरी सर्विस थी, फिर वो फेरी सर्विस को रोक दिया गया था, अब वो फेरी सर्विस फिर से चालू हो गई है। सो दिस इज द मेन आइडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। फिर एक तूफान आया जिसकी वजह से ये एरिया बर्बाद हो गया। फिर एक सिविल वॉर हुई, इसकी वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। तो दोनों के दोनों कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो सिर्फ एयर सर्विसेज पे ही डिपेंडेंट थे इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए। 10 महीने पहले ये एयर सर्विस चालू हुई और एक एस्टिमेट के हिसाब से 10,000 टूरिस्ट जो इंडिया से श्रीलंका गए 6 महीनों में। जो इनाग्रेशन हुआ है इस क्रूज सर्विस का, सी लिंक का, 4 महीने पहले ही, इससे 6,000 पैसेंजर्स जो हैं चले गए हैं वहाँ पे। ऐसा पॉइंट भी किया गया इसके लॉन्च के दौरान कि जो डेवलपमेंट है ये हमारे कल्चरल इकोनॉमिक रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कोऑपरेशन भी अच्छा करेगा सिक्योरिटी में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो मेन आइडिया वही है कि ये सर्विस स्टार्ट हो गई है, इससे इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है किसी स्टेज पे कि बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं श्रीलंका से वो इंडिया वापस आ पाएंगे, तमिलनाडु में रहेंगे, तो बहुत सारा वॉलंटरी रिपाट्रिएशन भी हो सकता है रेफ्यूजीज़ का श्रीलंका से। जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं अभी कुछ दिन ही चली है इस महीने में, ये स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में क्योंकि मॉनसून है। तब तक ऐसी उम्मीद है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कदम उठाएंगी कि ये फेरी सर्विस चलती रहे। अभी इसका जो किराया है वो 7,670 रुपये है एक इंसान का जर्नी का। जो डिफरेंस है इसमें और एयर फेयर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है कि कोई इंसान इस फेरी से जाए। फिर बैगेज अलाउंस को अगर 50 किलो कर दोगे तो इसमें भी हेल्प मिल जाएगी। फिर कुछ चीज़ें एमेनिटीज़ भी, कुछ फैसिलिटीज़ भी अगर दी जाएंगी, जैसे डॉर्मेट्री रहने की जगह दी जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी कर जाएगी, तो इन सब में अटेंशन की ज़रूरत है क्योंकि पैसेंजर्स 100% श्रीलंका से जो पैसेंजर्स हैं वो चाहते हैं कि हम चेन्नई को विजिट करें। तो ऑथर ने बोला कि कुछ फैसिलिटीज़ दे दो भाई, अभी महंगा भी है उसको थोड़ा सस्ता कर दो। ये सब चीज़ें करोगे तो ये जो सर्विस है ये सस्टेनेबल हो जाएगी और चीज़ें चलती रहेंगी और लोग जो इसी को ऑप्ट करेंगे। लास्ट पैराग्राफ, श्रीलंका के पार्ट पे देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं उनको रिश्ते अच्छे करने चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए इस नदन प्रोविंस, वहाँ का जो नदन प्रोविंस है वहाँ से, क्योंकि अभी की जो रिलेशनशिप है वो बहुत एसिमेट्रिकल है, एक तरफी रिलेशनशिप है। पॉलिसी अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को एक सक्सेसफुल चीज़ में कन्वर्ट करने में। जो नगति पत्तनम है ये वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है ज़्यादा से ज़्यादा और वो तमिलनाडु का बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो अब सरकार के ऊपर है दोनों कंट्रीज़ की कि वो कैसे इंश्योर करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, जो सी लिंक बना है, ये जो है वही इसकी किस्मत भी इस वाली सर्विस के जैसे ना हो और ये वाली जो फेरी सर्विस है ये चलती रहे। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि विमेन पार्टिसिपेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में घर से बाहर। पहले आप खुद से लिखेंगे फिर इसको रीड कर सकते हैं।
लेटर भी आप सभी को दिया हुआ है, प्लीज़ रीड इट वंस। चलिए, मैच द कॉलम्स फॉर यू। टैंक्ड मीन्स गिर जाना, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट, प्लेग्ड किसी को परेशान करना, वायबिलिटी वो कितना प्रैक्टिकल है, लेवरेज पावर होना इन्फ्लुएंस करने की। 3, 1, 5, 2 एंड 4 स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section। सभी लोगों को लिखना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, आपकी जिम्मेदारी है लिखना, ठीक है। तो इस कंटेंट निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जो मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो येस ऑफिसर की वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप येस ऑफिसर का प्रीमियम ले लोगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। दोनों पे आपको कोड लगाना होगा निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेशन। PDF से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को एडिटोरियल की हैबिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मुझे तो बहुत हुई है। आज मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्टेड कि मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी बाहर जाके जहाँ नेटवर्क आएगा वहाँ से अपनी टीम को सेंड करूँगी, वो अपलोड करेगी यूट्यूब पे। तो एक आदत तो बन गई है भाई। आप लोगों को वो आदत हुई है या नहीं हुई है, प्लीज़ लेट मी नो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।